प्यारे बच्चों, आज हम रुचिरा प्रथमो भाग्य कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ वृक्षशाह पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ हर्षदेव माधव के द्वारा लिखा गया है। चलिए पाठ की शुरुआत इस पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है वने वने। वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में। निवसन्तः रहते हुए या रहने वाले। रचयन्ति रचते हैं या बनाते हैं। शाखा डालियां या टहनियां। दोला झूला। आसीनः बैठे हुए। विहगाः पक्षीगण। किमपि कुछ भी। कुजन्ति कूकते हैं या कूकती हैं। सततम निरंतर या लगातार। साधु जनः तपस्वी लोग या सज्जन। इव की तरह। पिबन्ति पीते हैं। स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं। नभः आकाश को। शिरस्सु सिर पर। वहन्ति ढोते हैं। प्योदर्पणे जल रूपी दर्पण में या आईने में। स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को। पश्यन्ति देखते हैं। पाठ के कठिन शब्दों व उनके अर्थों के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वने वने का अर्थ है प्रत्येक वन में। निवसन्तो निवास करते हैं या रहते हैं। वृक्षाः वृक्ष यानी कि पेड़। वृक्ष या पेड़ प्रत्येक वन में निवास करते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः। वनम वनम का अर्थ है प्रत्येक वन की। रचयन्ति रचना करते हैं या बनाते हैं। वृक्षाः वृक्ष प्रत्येक वन की रचना करते हैं वृक्ष। कहने का भाव यह है कि वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष ही हैं जो प्रत्येक वन की रचना भी करते हैं। शाखा दोला आसीना विहगः तै किमपि कुजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला आसीना का अर्थ है शाखा रूपी झूलों पर बैठे हैं। शाखा का अर्थ होता है टहनियाँ। दोला का अर्थ है झूला और आसीना का अर्थ है बैठे हैं। कौन बैठे हैं? जी हाँ, विहगः पक्षीगण। पक्षी वृक्ष की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हैं। तै किसके लिए आया है? पक्षियों के लिए। वे पक्षी किमपि कुछ भी। कुजन्ति मैंने कूक रहे हैं या चहक रहे हैं। वृक्षाः वृक्षों पर। पक्षी पेड़ों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए हैं और वे पक्षी उन वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर कुछ चहक रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। कहने का भाव यह है कि पक्षी पेड़ की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वृक्ष उन पक्षियों के माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हों या कह रहे हों। क्योंकि वृक्ष बोल तो नहीं सकते, परंतु कवि ये कल्पना कर रहा है कि मानो इन पक्षियों के माध्यम से, इनकी चहचहाट के माध्यम से वृक्ष हमसे कुछ कहना चाहते हैं। पिबन्ति पवनम जलम सततम साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति का अर्थ होता है पीते हैं। पवनम हवा, जलम और जल को। सततम मैंने हमेशा। वृक्ष हमेशा हवा और जल पीते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृक्ष कभी कुछ खाते नहीं हैं। वृक्षों का अस्तित्व या उनका जीवन हवा और पानी पर ही निर्भर है। साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। साधु जना यानी कि सज्जन व्यक्तियों के समान। इव का अर्थ है के समान। सर्वे सभी। वृक्षाः यानी कि वृक्ष हैं। सभी वृक्ष सज्जन या साधु व्यक्तियों की भांति हैं या उनके समान हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि पेड़ साधुओं की तरह हवा और जल पीकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए कवि ने वृक्षों को साधु या सज्जन व्यक्ति के समान कहा है। स्पृशन्ति पादै पातालम च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति का अर्थ है स्पर्श करते हैं। पादई यानी कि पैरों से। और वृक्षों के पैर कौन से होते हैं? जी हाँ,
वृक्षों की जड़ों को ही उनके पैर कहा जाता है। पातालम यानी कि पाताल लोक को। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे वाले लोक को क्या कहा जाता है? पाताल लोक। और वृक्षों की जो जड़ें हैं हमेशा धरती के नीचे होती हैं। इसीलिए कवि ने कहा कि वृक्षों के पैर तो पाताल लोक को छूते हैं। च और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षः। नभः का अर्थ होता है आकाश को, यानी कि आसमान को। शिरस्सु अपने सिर पर, वहन्ति ढोते हैं या धारण करते हैं, वृक्षः वृक्ष। वृक्ष पैरों से या अपनी जड़ों से पाताल लोक को छूते हैं और अपने सिर पर आकाश को धारण करते हैं या ढोते हैं। अर्थात पेड़ों की जड़ें पृथ्वी में बहुत अधिक गहरी होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ मानो आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हों, ऐसे प्रतीत होते हैं। प्यो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। प्यो का अर्थ होता है जल, दर्पणे यानी कि दर्पण, आईना। जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्यपूर्वक या आश्चर्य से, पश्यन्ति देख रहे हैं, वृक्षः वृक्ष। कवि कहता है कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को बहुत ही आश्चर्य से देख रहे हैं। अर्थात नदी के किनारे स्थित पेड़ों का प्रतिबिंब नदी के जल में दिखाई देता है और इसे देखकर कवि ये कल्पना कर रहा है कि मानो वृक्ष हैरान हो रहे हों अपने प्रतिबिंब को देखकर। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। प्रसार्य का अर्थ है बिछा करके या फैला करके। स्वच्छाया अपनी छाया रूपी, संस्तरणम बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम सबका आदर सत्कार, वृक्षः यानी कि वृक्ष। वृक्ष अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। कहने का भाव यह है कि पेड़ अपनी छाया रूपी बिस्तर में सबको आराम के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रस्तुत पाठ के हिंदी अनुवाद के बाद चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अभ्यास की ओर। अभ्यास का सबसे पहला प्रश्न है वचनानुसारम ऋक्स्थानानि पूर्यत। वचन के अनुसार ऋक् स्थान की पूर्ति कीजिए। उदाहरण के तौर पर हमें वन शब्द प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में दी गई है। एक वचन में वन शब्द का शब्द रूप बनता है वनम, द्विवचन में वने और बहुवचन में वनानि। इसी उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें जल शब्द और बिंब शब्द की प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में लिखनी है। जल शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनता है जलम, द्विवचन में जले और बहुवचन में जलानी। बिंब शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में होगा बिंबम, द्विवचन में बिंबे और बहुवचन में बिंबानी। दूसरे उदाहरण में हमें वृक्ष शब्द का शब्द रूप दिया गया है प्रथमा विभक्ति तीनों वचनों में। वृक्ष शब्द एक पुल्लिंग शब्द है और इसका शब्द रूप बनेगा प्रथमा विभक्ति एक वचन में वृक्षम, द्विवचन में वृक्षऊ और बहुवचन में वृक्षान। इसी का अनुसरण करते हुए हमें पवन और जन इन दो शब्दों के शब्द रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखने हैं। पवन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा पवनम, द्विवचन में पवनऊ और बहुवचन में होगा पवनान। जन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनेगा जनम, द्विवचन में बनेगा जनऊ और बहुवचन में होगा जनान। प्रश्न 2, कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा ऋक् स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में दिए गए शब्दों में उपयुक्त विभक्ति का प्रयोग करके ऋक् स्थानों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण दिया गया है अहम रोटिकाम खादामि और कोष्टक में पद दिया गया था रोटिका। अहम रोटिकाम खादामि का अर्थ है मैं रोटी को खाता हूँ। इसी उदाहरण का अनुसरण करते हुए हमें अन्य ऋक् स्थानों की भी पूर्ति करनी है। रोटिकाम पद में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है और बाकी सभी ऋक् स्थानों में भी हमें कोष्टक में दिए हुए शब्दों की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करके ऋक् स्थानों को पूरा करना है।
त्वम डैश पिबसी और कोष्ठक में पद दिया गया है जल, तो क्या शब्द आएगा? जी हाँ, जलम। त्वम जलम पिबसी, तुम जल को पियो। छात्रः डैश पश्यति और पद दिया गया है दूरदर्शन, क्या पद आएगा? दूरदर्शनम। छात्रः दूरदर्शनम पश्यति, छात्र दूरदर्शन को देखता है। वृक्षाः डैश पिबन्ति और पद दिया गया है पवन, रिक्त स्थान में क्या आएगा? पवनम। वृक्षाः पवनम पिबन्ति, वृक्ष हवा को पीते हैं। ताः डैश लिखन्ति और पद दिया गया है कथा, ताः कथाम लिखन्ति, वे कथा को लिखती हैं। आवाम डैश गच्छावः और कोष्ठक में पद दिया गया है जंतुशाला। आवाम जंतुशालाम गच्छावः, हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों में से कर्तृपदों को चुनकर हमें लिखना है। अब कर्तृपद कौन से होते हैं? कर्तृपद का अर्थ है कि हमें दिए गए वाक्य में से कर्ता चुनकर लिखना है कि क्रिया को करने वाला कौन है, क्योंकि क्रिया को करने वाले को ही क्या कहा जाता है? कर्ता। और उस पद को चुनकर हमें लिखना है। सबसे पहला वाक्य है वृक्षाः नभः शिरस्सु वहन्ति, वृक्ष आकाश को अपने सिर पर ढोते हैं। अब कौन ढोता है अपने सिर पे आकाश को? जी हाँ, वृक्षाः। तो जो हमारा कौन का आंसर है वही हमारा कर्ता पद है। तो प्रस्तुत वाक्य में कर्ता क्या होगा? वृक्षाः। विहगः वृक्षेषु कुज्जन्ति, पक्षी वृक्ष पर कूजते हैं। कौन कूजते हैं? जी हाँ, विहगः। तो कर्ता कौन होगा? विहगः। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पानी रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो अपना प्रतिबिंब कौन देखते हैं? वृक्षाः। तो प्रस्तुत पद में कर्तृपद कौन सा हुआ? जी हाँ, वृक्षाः। कृषकाः अन्नानि उत्पाद्यति, किसान अन्न का उत्पादन करते हैं या अन्न उगाते हैं। तो अन्न कौन उगाता है? कृषकाः, और वही हमारा होगा कर्तृपद। सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियां हैं। सरोवर में कौन है? जी हाँ, मत्स्याः। तो प्रस्तुत पद हमारा क्या हुआ? कर्तृपद। प्रश्न 4, प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है वृक्षाः कहीं पातालम स्पृशन्ति, वृक्ष किससे पाताल को छू रहे हैं? तो किससे छू रहे हैं? पादई, अपने पैरों से। दूसरा प्रश्न है वृक्षाः किम रचयन्ति, वृक्ष क्या बनाते हैं? तो उत्तर होगा वनम, वन की रचना करते हैं। विहगः कुत्र आसीनः, पक्षी कहाँ बैठे हैं? शाखा दोलायाम, शाखा रूपी झूलों पर। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य के साथ वृक्ष क्या देखते हैं? स्व प्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को। प्रश्न 5, समुचितै पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत, समुचित पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रस्तुत प्रश्न में हमें विभक्तियां दी गई हैं और हमें दी गई विभक्तियों का अनुसरण करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। प्रथमा विभक्ति, गज शब्द की प्रथमा विभक्ति दी गई है। गजः, गजौ, गजाः। और हमें आश्व शब्द की प्रथमा विभक्ति से रिक्त स्थानों को पूरा करना है। प्रथमा विभक्ति एक वचन हमें दिया गया है, हमें द्विवचन और बहुवचन लिखना है। तो गज शब्द भी एक पुल्लिंग शब्द है और अश्व शब्द भी पुल्लिंग शब्द है। ये दोनों ही शब्द पुल्लिंग होने के साथ साथ अकारांत भी हैं, इसलिए इनके शब्द रूप एक समान चलते हैं। अश्व शब्द का प्रथम विभक्ति एक वचन क्या होगा? अश्वः, द्विवचन अश्वौ और बहुवचन अश्वः। दूसरे उदाहरण में हमें
द्वितीय विभक्ति दी गई है सूर्य शब्द की। सूर्य शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होता है सूर्यम, द्विवचन में सूर्यो और बहुवचन में सूर्यान। इसी का अनुसरण करते हुए हमें चंद्र शब्द की द्वितीय विभक्ति लिखनी है। तो चंद्र शब्द की द्वितीय विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनेगा चंद्रम, द्विवचन में बनेगा चंद्रऊ और बहुवचन में बनेगा चंद्रान। तृतीय विभक्ति में हमें विडाल शब्द की तृतीय विभक्ति दी गई है। विडाल शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में शब्द रूप है विडालेन और द्विवचन में शब्द रूप है विडालाभ्याम और बहुवचन में शब्द रूप है विडालैहि। विडाल का अर्थ होता है बिल्ली। इसी प्रकार से हमें मंडूक शब्द की तृतीय विभक्ति लिखनी है। मंडूक का अर्थ होता है मेंढक। मंडूक की तृतीय विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनेगा मंडूकेन, द्विवचन में बनेगा मंडूकाभ्याम और बहुवचन में बनेगा मंडूकैहि। चतुर्थी विभक्ति हमें दी गई है सर्प शब्द की। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में सर्प शब्द का शब्द रूप बनता है सर्पाया और द्विवचन में बनता है सर्पाभ्याम और बहुवचन में बनता है सर्पेभ्य। इसी प्रकार से हमें वानर शब्द के शब्द रूप की चतुर्थी विभक्ति को पूर्ण करना है। वानर शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनेगा वानराया और द्विवचन में बनेगा वानराभ्याम और बहुवचन में शब्द रूप बनेगा वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति मोदक शब्द की हमें दी गई है। एक वचन में पंचमी विभक्ति मोदक शब्द का शब्द रूप बनता है मोदकात्, द्विवचन में बनता है मोदकाभ्याम और बहुवचन में बनता है मोदकेभ्यः। इसी प्रकार से हमें वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति के शब्द रूप पूर्ण करने हैं। वृक्ष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन में बनेगा वृक्षात् और द्विवचन में बनेगा वृक्षाभ्याम और बहुवचन में बनेगा वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में हमें शब्द रूप दिया गया है जन शब्द का। जन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप है जनस्य, द्विवचन में जनयोः और बहुवचन में जनानाम्। इसी प्रकार से हमें शुक शब्द की षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप लिखने हैं तीनों वचनों में। शुक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनेगा शुकस्य, द्विवचन में बनेगा शुकयोः और बहुवचन में बनेगा शुकानाम्। सप्तमी विभक्ति में हमें शब्द रूप दिया गया है शिक्षक शब्द का। सप्तमी विभक्ति एक वचन में शब्द रूप बनेगा शिक्षके और द्विवचन में बनेगा शिक्षकयोः और बहुवचन में होगा शिक्षकेषु। मयूर शब्द की सप्तमी विभक्ति हमें पूर्ण करनी है। मयूर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनेगा मयूरे और सप्तमी विभक्ति द्विवचन में बनेगा मयूरः और बहुवचन में बनेगा मयूरेषु। प्रश्न 6 जो कि वृक्षः पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें 4 पद दिए गए हैं और एक पद इनमें से भिन्न प्रकृति का है जिसे हमें चुनकर लिखना है। सबसे पहले 4 पद हैं गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। तो इन चारों में से भिन्न प्रकृति का पद कौन सा है? जी हाँ, लता, क्योंकि गंगा, यमुना और नर्मदा तीनों ही नदियों के नाम हैं, लेकिन लता किसी भी नदी का नाम नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? लता। इसके बाद हमें 4 पद कौन से दिए गए हैं? उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। इन चारों में से भिन्न प्रकृति का पद हमें चुनना है और वो पद कौन सा है? जी हाँ, चित्रम, क्योंकि उद्यान, कुसुम और फल तीनों पद एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन चित्र पद का इनसे कोई संबंध नहीं है। इसके बाद हमें 4 पद दिए गए हैं लेखनी, तुलिका, चटका और पाठशाला। इन चारों पदों में से भिन्न प्रकृति का पद है चटका। चटका का अर्थ होता है चिड़िया, क्योंकि लेखनी यानी कि कलम, तुलिका पेंसिल और पाठशाला ये तीनों पद एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन चटका का इनसे कोई संबंध नहीं है, इसलिए भिन्न प्रकृति का पद हुआ चटका।
अंत में हमें जो 4 पद दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं: आम्रम, कदलीफलम, मोदकम, नारगम। इन चारों पदों में से भिन्न प्रकृति का पद है मोदकम। मोदकम का अर्थ होता है लड्डू। और बाकी तीनों पद आम्रम यानी कि आम, कदलीफलम केला और नारंग संतरा, ये तीनों ही पद फल के नाम हैं, लेकिन मोदक एक मिठाई का नाम है। तो प्यारे बच्चों, आज हमें रुचिरा प्रथमोभाग्य कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ वृक्षः पढ़ा। आशा करती हूँ कि अब आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।